My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2024-25 के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो दसमोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, अर्थात 11-12 और उसके ऊपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस जो कुछ भी कर रहे हैं, बीटीसी, बीएड, उनके लिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की समय सारणी है, वो समय सारणी क्या है, उसके अनुसार से अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म कब तक जमा करना, और साथ साथ चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका फॉर्म कैंसिल। हम शासनादेश देखते हैं जो सरकार के द्वारा जारी किया गया और उसी में हम समय सारणी देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर शासनादेश आ गया। ये शासनादेश गोरखपुर जिले का है, जिसका जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर, इन्होंने सभी को लेटर भेजा हुआ है। और शासनादेश हम देख लेते हैं लखनऊ का, जो है सरकार के द्वारा जो भेजा गया। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश 620 इंदिरा भवन लखनऊ, समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लेटर भेजा गया। विषय क्या है? व्यक्ति वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। तो ये लेटर है। अब इसके अनुसार जो सारणी जारी की गई है आपके लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे कि आपको कब से क्या फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग छात्रों के लिए नोडल समाज कल्याण विभाग की भाग निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारणी निर्गत की जा रही है। तो किसके लिए समयावधि जो है, समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के लिए है। और सत्र जो है 2023-24 यहाँ लिखा है, गलत है, 2024-25 होगा। तो कक्षा 11-12 और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के लिए समय सारणी है। शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा बेस को तैयार करने के लिए जो समय दिया गया 10 जुलाई 2024 से लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक का समय है। शिक्षण संस्थान अपना मास्टर डाटाबेस तैयार करेगा। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निश्चित द्वारा फीस आदि का जो सत्यापन करने का जो समय दिया गया है वह 12 जुलाई 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिक्षण संस्थान पाठ एवं सीटों का सत्यापन जो करेंगे वो 12 जुलाई 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 तक करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एनसीपी पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना, उसके लिए जो समय है वह है 13 जुलाई 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 15 जुलाई 2024 से लेकर के 16 दिसंबर 2024 तक है। उसके उपरांत अब देखिए विद्यार्थियों के स्तर से ऑनलाइन आवेदन और भुगतान आदि की प्रक्रिया। पहला, विद्यार्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने का जो समय दिया गया वो दिया गया है 1 जुलाई 2024 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 तक। तो 20 दिसंबर 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन करना है, वो ऑनलाइन आवेदन करने की समयावधि है वो 12 जुलाई 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालने का जो समय है वह है 13 जुलाई 2024 से लेकर के 5 जनवरी 2025 तक का। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापन में अग्रसारित करने का जो समय 15 जुलाई 2024 से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक का है। जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना 3 दिसंबर 2024 से लेकर 5 मार्च 2025 तक का है। पीएफएम पर छात्रों का वैलिडेशन जो होना है वह 26 नवंबर 2024 से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक है। अब पूरी प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है। जो प्रथम चरण है उसको देख लीजिए। प्रथम चरण के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय दिया गया वह है 12 जुलाई 2024 से लेकर के 16 नवंबर 2024 तक। तो प्रथम चरण में विद्यार्थी 16 नवंबर 2024 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए, फाइनल सबमिशन के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए जो अंतिम डेट है वह प्रथम चरण के लिए 18 नवंबर 2024 तक है। विद्यार्थियों द्वारा जो हार्ड कॉपी निकाली जाती है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके वांछित संलग्नों को सही शिक्षण संस्था में जमा करने का जो अंतिम तिथि है वह 20 नवंबर 2024 है। जो विद्यार्थी हार्ड कॉपी लगा करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके जमा करेंगे उस फॉर्म को आपकी संस्था के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के लिए साथ साथ अपात्र छात्रों का जो आवेदन उसको निरस्त करने के लिए जो समय दिया गया है शिक्षण संस्थान को प्रथम चरण में वह है 25 नवंबर 2024 तक का।
विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्था को ब्लॉक करने का जो समय है वह 26 नवंबर 2024 से लेकर के 9 दिसंबर 2024 तक का। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 25 नवंबर 2024 तक है। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी करने के जो काम है वह 26 नवंबर 2024 से लेकर के 2 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। जनपद समिति द्वारा डाटा लॉक करने का काम जो 3 दिसंबर 2024 से लेकर के 16 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। मांग सृजन 19 दिसंबर 2024 तक है। और धनराशि का जो अंतरण है, अर्थात अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रथम चरण में जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, अपना फॉर्म जमा किया था हार्ड कॉपी, और उनका वेरीफाई हुआ, फॉरवर्ड हुआ, सब कुछ सही है, आपका अकाउंट नंबर सही है, आधार से लिंक है, तो आपके खाते में जो पैसा है, धनराशि, वो 25 दिसंबर 2024 तक क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम चरण में छूट गए उनके लिए द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में जो विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना है, फाइनल सबमिशन करना है, वह उसके लिए जो समय अवधि है वह 17 नवंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक का समय निर्धारित किया गया था। अंतिम डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने की वो क्या है, 31 दिसंबर 2024 सेकंड द्वितीय चरण में। विद्यार्थियों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालने का जो समय दिया गया 5 जनवरी 2025 तक, जो लास्ट डेट है 5 जनवरी 2025 है। हार्ड कॉपी सहित विद्यार्थियों द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा करने की जो अंतिम डेट है वो क्या है, 7 जनवरी 2025 है। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का जो समय है वह 16 जनवरी 2025 तक है। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी द्वारा जिला विद्यालय वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र 2025 तक किया जाएगा। विश्वविद्यालय अपडेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना 10 फरवरी 2025 तक है। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 17 जनवरी 2025 लेकर के 28 जनवरी 2025 तक है। त्रुटिपूर्ण आवेदन का छात्रों के स्तर से सही करना, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर दी है या सस्पेक्टेड डेटा में आपका नाम आता है तो आपका लॉगिन ओपन होता है, लॉगिन पेपर प्रदर्शित किया जाता है और विद्यार्थियों द्वारा उस त्रुटि को ठीक किया जाता है। इसके लिए जो समय दिया गया वो 29 जनवरी 2025 लेकर के 5 फरवरी 2025 तक का दिया गया है। और जब आप त्रुटियों को सही करते हैं तो फाइनल को जब फॉर्म को जब ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके फिर से अपने संस्थान में पुनः जमा करना, और फिर से आपका जो संस्था है वो पुनः आपके फॉर्म को वेरीफाई करेगा, अग्रसारित करता है, फॉरवर्ड करता है। तो उसकी जो अंतिम तिथि है वह क्या है, 10 फरवरी 2025 तक का है। एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी किया जाएगा 11 फरवरी 2025 लेकर के 18 फरवरी 2025 तक। जनपद समिति द्वारा डाटा को लॉक करना है 5 मार्च 2025 तक। मांग सृजन 10 मार्च 2025 तक। धनराशि का अंतरण अगर सब कुछ सही रहता है तो आधार सीडेड या एनपीसीआई से मैप्ड अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप की जो धनराशि है वह 20 मार्च 2025 तक क्रेडिट हो जानी है। तो ये पूरी की पूरी समय सारणी है। पूरी समय सारणी को 2 चरण में बांटा गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो बच्चे छूट जाएंगे द्वितीय चरण में फॉर्म भरेंगे। कुछ बातें नोट करनी है। पहला, उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद या उत्तीर्ण या प्रोन्नत प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन में नवीनीकरण या रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल के लिए है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप प्रमोट हो जाएंगे तभी रिन्यूअल करेंगे। नवीनीकरण छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, पिछली कक्षा का परीक्षाफल या रिजल्ट और नामांकन संख्या को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षा पर दोनों सेमेस्टर का परीक्षा पर निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑप्शन चुनते हुए आवेदन को अग्रसारित किया जाएगा और ऐसे सभी छात्रों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा। संस्था द्वारा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षाफल भरकर निर्धारित समयावधि में अग्रसारित करना होगा। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं निकलता तो आप फॉर्म भर सकते हैं रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑप्शन चुन करके, लेकिन आपको फिर से उसको आपका फॉर्म जो है आपका नाम संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा, फिर उसमें आपको रिजल्ट भर करके और फिर उसको ऑनलाइन सबमिट करके हार्ड कॉपी निकाल करके फिर जमा करना पड़ेगा संस्थान में, फिर उसको फॉरवर्ड करना हो। आपका संस्था उसको फॉरवर्ड करेगा, वेरीफाई करेगा और फॉरवर्ड करेगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल, सेमेस्टर होने की दिशा में दोनों सेमेस्टर का अंक जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा आपका जो अटेंडेंस का प्रतिशत है वो सही रूप से भरा जाएगा। विश्वविद्यालय ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा परीक्षण परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके और स्क्रिप्टिंग में मिलान किया जा सके। छात्रवृत्ति पोर्टल को डिजी लॉकर से इंटीग्रेट किया गया है। समस्त केंद्रीय राज्य निजी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम घोषित परीक्षाफल को प्रतिवर्ष डिजी लॉकर पर अपलोड करेंगे। प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात आप यदि प्रथम चरण में छूट जाते तो आपको द्वितीय चरण में आपको सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी कारण से त्रुटि
जिसमें हो जाती है त्रुटि के कारण प्राप्तांक, पूर्णांक या अन्य तत्वों के त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण से शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित है, उन्हें छात्र द्वारा अपने शिक्षण संस्थान से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों को निराकरण किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी समय सारणी थी और जो निर्देश था वो था। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फॉर्म भरते समय जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट ना हो। इसके लिए आप क्या क्या सावधानी बरतें। पहला, नवीनीकरण या रिन्यूअल। नवीनीकरण या रिन्यूअल वही विद्यार्थी करेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था और इस बार फिर से भर रहे हैं, तो वे रिन्यूअल करेंगे। रिन्यूअल करने वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना, बल्कि उनको केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि अर्थात वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि, पिछले कक्षा का परीक्षाफल या रिजल्ट और नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और जो अन्य बातें ध्यान देनी, जब आप स्कॉलरशिप का पोर्टल खोलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वहां पे अलग अलग लिंक दिए रहते हैं। जनरल SC ST के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, माइनॉरिटी के लिए अलग है। तो आप माइनॉरिटी वाले लिंक को ओपन करेंगे, वहां से फॉर्म भरेंगे। आप नवीन और नवीनीकरण से देख लीजिए। नवीन वे भी विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होते हैं, जो पहली बार फॉर्म भरते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी नवीन हो सकते हैं यदि उन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है। नवीनीकरण वाले विद्यार्थी होते हैं जो पिछले वर्ष फॉर्म भरे थे स्कॉलरशिप को और इस बार फिर से भर रहे हैं, वे रिन्यूअल का कार्य करते हैं। तो ये नवीनीकरण हो गया। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वही चयन करिए। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपकी संस्था, आपके विद्यालय का नाम सिलेक्ट करने को आता है, तो आप अपने विद्यालय या संस्था को ही सिलेक्ट करें, अन्य विद्यालय को ना सिलेक्ट करें। आपका जो नाम, पिता का नाम और माता का नाम है, वह आपके आधार कार्ड, आपके हाई स्कूल मार्कशीट में जो स्पेलिंग है वही होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि ना हो। आपका जो आधार संख्या है उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो। और साथ ही साथ ऐसी बालिकाएं जिनकी शादी हो गई तो शादी के उपरांत अपने पति के साथ में रहती है, तो वे अनिवार्य रूप से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा ले। अपडेट कराने का मतलब पिता की जगह उनके पति का नाम हो जाएगा और पति का एड्रेस आपके आधार कार्ड पर होना चाहिए। अब आय प्रमाण पत्र के संबंध में नोट कर लीजिए कि पिता के जीवित होने की दशा में आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम का लगाएंगे आप। यदि पिताजी नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी दशा में माताजी के नाम से बना आय प्रमाण पत्र आप संलग्न करेंगे। यदि माताजी और पिताजी दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी केस में आप ऐसा अभिभावक जो आपका खर्च देख रहा है, जो आपको पढ़ा लिखा रहा है, उस अभिभावक के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। अर्थात पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाने की दशा में अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र जो बनेगा वही मान्य होगा। किसी भी दशा में छात्र के नाम का, विद्यार्थी के नाम का बना हुआ आय प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। यदि विवाहित छात्रा है तो विवाहित छात्रा की दशा में आय प्रमाण पत्र सिर्फ उसके पति के नाम से जो बना होगा वही मान्य होगा। पति के नाम का बना हुआ आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा विवाहित छात्रा की दशा में। किसी भी दशा में विद्यार्थी के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड या अग्रसारित नहीं किया जाएगा। अर्थात पिता के नाम का, पिता नहीं है तो माता के नाम का, दोनों नहीं है तो अभिभावक के नाम का, और विवाहित छात्रा की दशा में उसके पति का नाम का जो आय प्रमाण पत्र होगा वही संलग्न आपको करना है। जो अन्य बातें आपको ध्यान देनी है वह आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अधिवास या निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या है, प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने की तिथि है, इन तीनों को आप अनिवार्य रूप से चेक कर लेंगे जिसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो। जो आप बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हो, बैंक अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक का हो, आधार से लिंक्ड हो और IFSC कोड उसका अनिवार्य रूप से चेक कर लें। फीस रसीद का विवरण, जो फीस अमाउंट है वो आप अपनी संस्था से कंफर्म कर लीजिए कि आपके कोर्स के लिए कितना फीस निर्धारित है, जो कि आप स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में डालेंगे। तो फीस रसीद का जो विवरण है, फी अमाउंट जो है, आप अपने संस्थान से कंफर्म करने के बाद ही, जो संस्थान में शिक्षक या बाबू स्कॉलरशिप का कार्य देख रहे हैं उनसे आप जाकर के मिल लीजिए। उनसे कंफर्म करने के बाद ही जो अमाउंट वो बताते हैं वही अमाउंट आपको भरना है स्कॉलरशिप के फॉर्म में और वो आपकी फीस रसीद पर होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं अर्थात 11, 12 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या समय सारणी है छात्रवृत्ति का आवेदन करने की सत्र 2024-25 में, जिसका आप देखिए कि 2 चरण में फॉर्म भर सकते हैं। प्रथम चरण में 16 नवंबर 2024 से लास्ट डेट है और द्वितीय चरण का अंतिम डेट जो है लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सावधानियां और अल्पसंख्यक वर्ग के पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों की जो समय सारणी है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे होगा कि
आप जितने भी नए वीडियो जाएंगे चैनल पर उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।